हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा और आज हम लोग बातचीत करेंगे जो यूरोपीय कंपनियां थीं, उन यूरोपीय कंपनियों का भारत जो आगमन हुआ वो कैसे हुआ, किन कंडीशन में वो लोग भारत आए और फिर किस तरीके से उन्होंने भारत में अपना बिजनेस व्यापार स्थापित किया और फिर उसी व्यापार स्थापित करने के क्रम में उन्होंने भारत पर धीरे धीरे करके कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो पहले कुछ फैक्चुअल डिटेल्स की बात कर लें, इसके बाद फिर जो इसके आइडियाज़ हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। भारत में जो यूरोपीय कंपनियाँ आई, यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहली जो यूरोपीय कंपनी आई थी वो पुर्तगालियों की थी, यानी सबसे पहले भारत में पुर्तगालियों के बाद दूसरे नंबर पर जो यूरोपीय थे वो डच लोग भारत आए। जो डच आए थे, डच जो था वो हॉलैंड या नीदरलैंड्स के जो नेटिव्स होते हैं, तो हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है। फिर तीसरे नंबर पर आए थे, तीसरे नंबर भारत आए ब्रिटिश यानी अंग्रेज। फिर चौथे नंबर पर आए डेनिश यानी जो डेनमार्क के निवासी थे। पाँचवें नंबर पर आए फ्रेंच यानी फ्रांसीसी और छठे पर आते हैं स्वीडिश यानी स्वीडन के निवासी। तो ये इनके भारत आने का क्रम था, पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश, डेन, फ्रेंच, स्वीडिश। और ये इनकी कंपनियों के नाम हैं कि जो पुर्तगाली है, पुर्तगालियों की जो कंपनी थी जो भारत बिजनेस करने आई थी, स्टार्ट इंडिया थी और इन्होंने अपना जो पहली फैक्ट्री लगाई थी, पहली फैक्ट्री इन्होंने कालीकट में लगाई थी। डच जो थे, हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी, डचों की जो कंपनी थी उनका जो नाम था वेरेंगे ओस्ट इंडिसे कंपनी थी और इस वेरेंगे ओस्ट इंडिसे कंपनी ने अपनी जो पहली फैक्ट्री लगाई थी वो मसूलीपट्टनम में लगाई थी। अंग्रेज यानी ब्रिटिश, जिन्होंने बाद में भारत पर कंट्रोल किया, इनकी कंपनी का नाम थोड़ा सा लंबा है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक, ये बड़ा लंबा नाम है। बाद में फिर 1833 में 1833 में जब कंपनी आई थी तो इसका नाम यही था। बाद में 1833 के बाद इस कंपनी का नाम हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा पॉपुलर नाम हम लोग सुनते हैं, उसका नाम पहले क्या था, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। इसके बाद डेनिश कंपनी थी, इनका सिंपल नाम था डेन ईस्ट इंडिया कंपनी और इन्होंने जो अपनी फैक्ट्री लगाई थी वो सुल्तानाती में लगाई थी और अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री लगी थी सूरत में। फ्रांसीसी जो फ्रेंच थे, फ्रेंच की जो कंपनी थी द इंडेस ओरिएंटलिस और इनका जो पहली फैक्ट्री लगी थी सूरत में लगी। फिर स्वीडिश कंपनी थी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये गोहनबर्ग में लोगों ने अपनी फैक्ट्री लगाई। तो ये कुछ फैक्चुअल डिटेल है इन कंपनीज़ को लेके। अभी इस पर डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे, खासतौर पर पुर्तगाली, डच और फ्रेंच जो भारत में बाद के समय में प्रमुख शक्तियाँ बनते हैं। एक चीज़ और कि जैसे इसमें बार बार फैक्ट्री का इस्तेमाल, फैक्ट्री वर्ड इस्तेमाल हो रहा है कि पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम या पहली फैक्ट्री सूरत। तो जो फैक्ट्री होती है, तो फैक्ट्री का मतलब हम लोग जैसे निकालते हैं कि आजकल का जो कारखाना हम लोग मानते हैं, तो ऐसा नहीं है। उस समय फैक्ट्री का मतलब कुछ और होता था। तो उस समय क्या होता था कि जो उनके व्यापारिक कोठियाँ होती थी जहाँ ये सामान वगैरह इकट्ठा रखते थे, जनरली वो समुद्री किनारों पर होते थे और वहाँ पर उनके जो कारिंदे होते थे सामान इकट्ठा करते थे, जहाज़ें आती थी और उस पर सामान लाद के रख दिया जाता था। तो जैसे माल गोदाम टाइप से होता था वैसे उसको फैक्ट्री कहा जाता था, वो अड्डे होते थे, उस समय फैक्ट्री कहते थे। आज के दौर में जैसे माल गोदाम होता है तो वैसे उन फैक्ट्रियों को आप मान सकते हैं। ठीक, चलिए तो ये फिर से आपको बता देंगे जो यूरोपीय कंपनियों के भारत आने का काम, पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश, डेन, फ्रेंच, स्वीडिश। अब इनकी क्या कंडीशन रही, कैसे आए और कैसे इन्होंने आपस में संघर्ष करना शुरू किया, इस पर हम लोग डिटेल में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहली बात कि ये यूरोपीय कंपनियां आ रही थी तो आ क्यों रही थी, क्यों इनको आने की ज़रूरत पड़ी। पहले से भी ये ज़मीन के रास्ते आ रहे थे, तो आखिरकार इन लोगों ने पानी का रास्ता जो ढूंढा, तो उस पानी का रास्ता क्यों ढूंढा और क्यों उस पानी के रास्ते आना शुरू हुए। आपको बताया था कि जो उस समय मध्यकाल में भारत में मुग़लों का जो एम्पायर था बहुत बड़ा साम्राज्य था। फिर मुग़लों के बाद भारत कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ था। फिर उसी समय में इन्हीं मुग़लों के समय भारत की एक चमक धमक, एक शान शौकत, एक दिखावे का काल था। तो उसमें भारत एक आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध राज्य हुआ करता था और भारत से यूरोप का जो ट्रेड था, व्यापार था, वो बहुत पहले से चला आ रहा था। पहले जब आपको एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ाया था कि जब सिकंदर ने हमला किया था, तो सिकंदर के हमले के बाद से इन यूरोपियों का भारत से बिल्कुल निरंतर कंटिन्यू व्यापार चलता रहा था। तो भारत से वो लोग मसाले और अच्छी किस्म के कपड़े और अच्छे हाथी दांत की कलाकृतियाँ, ये सारी चीज़ें लेके जाते थे, बिजनेस होता था। लेकिन फिर बाद में जब मध्य एशिया में जब इस्लाम का उद्भव होता है, तो इस्लाम के उद्भव होने की वजह से, जैसे ये अगर हम लोग इसको मैप में ग्लोब में देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर ये जो रीजन है यहाँ पर यूरोप है और ये इंडिया है।
तो बीच में जब सेंट्रल एशिया में इस्लाम का उद्भव होता है तो रास्ते में मंगोल हमले होते हैं, तो फिर तुर्क हमले होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मारकाट मचती है। तो ज़मीन के रास्ते इन ट्रेडर्स का, इन व्यापारियों का भारत पहुंचना मुश्किल हो गया। और दूसरी चीज़ें, कुछ और व्यापारी होते थे जो इधर रेड सी, लाल सागर के मतलब यहाँ पर मेडिटेरियन सी को क्रॉस करके आते थे इजिप्ट होते हुए, फिर रेड सी के थ्रू ये लोग आने की कोशिश करते थे, या कभी कभी गल्फ ऑफ पर्शिया, फारस की खाड़ी से भी आने की कोशिश करते थे। तो इधर से भी इनका व्यापार होता था, लेकिन इस पर इटली वालों का कब्जा था। इटली वाले व्यापारी ज़्यादा आते थे, अरबी व्यापारी इधर ज़्यादा चल रहे थे। स्पेन था, पुर्तगाल था, इंग्लैंड था, इन लोगों को उतनी ज़्यादा परमिशन नहीं थी। और बीच में यहाँ पर कुस्तुनतुनिया था। बाद में जब कुस्तुनतुनिया पर अरबों ने आक्रमण कर दिया 1453 में, तो कुस्तुनतुनिया बिल्कुल समझ लीजिए कि इंडिया और यूरोप के बिल्कुल बीच में सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था, और यहीं से एक तरीके से ये कनेक्शन होता था इंडिया और यूरोप के बीच में। तो जब कुस्तुनतुनिया पर हमला हुआ और उसका पतन हुआ, अरबों ने कब्जा किया, तो इन यूरोपियों का ज़मीन के रास्ते किसी भी तरीके से ये जो रूट था बिल्कुल बंद हो गया। जब ये रूट बंद हो गया, तब जो स्पेन, स्पेशली स्पेन और पुर्तगाल और ब्रिटिश, इन लोगों ने पानी का रास्ता ढूंढना शुरू किया, क्योंकि भारत के जो मसाले थे, जो बाकी चीज़ें थी, वो उनके लिए बड़ी यूज़फुल होती थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी। और वहाँ पर काली मिर्च का इस्तेमाल, ये लोग ब्लैक पेपर, काली मिर्च बहुत ज़रूरी रूप से लोग इस्तेमाल करते थे, अच्छी किस्म के कपड़े और गर्म मसाले, बाकी मसाले होते थे, तो इसकी डिमांड यूरोप में बहुत ज़्यादा होती थी। ज़मीन के रास्ते व्यापार करना संभव नहीं हो पा रहा था कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद, तो इन्होंने पानी का रास्ता ढूंढना शुरू किया। तो सबसे पहले हेनरी द नेविगेटर, जो पुर्तगाली राजकुमार था, उसको इन चीज़ों का बड़ा शौक था, तो उसने खोज करवानी शुरू की, बड़ी बड़ी जहाज़ों का निर्माण शुरू हुआ कि पानी के रास्ते भारत पहुंचने की कोशिश की जाए। तो सबसे पहले 1487 में बार्थोलोमेव डोमियास था, उसने ये वाला रास्ता पकड़ा, और ये अफ्रीका के किनारे होते 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 वो यहाँ तक आ गया था, केप ऑफ गुड होप तक, यहाँ तक अफ्रीका के इस कोने आ गया था। बस इंडिया यहाँ था, यहाँ नहीं पहुँच पाया। तो बार्थोलोमेव डोमियास ने यहाँ से लेके यहाँ तक का रास्ता खोज डाला था। फिर 1492, लेकिन भारत नहीं पहुँच पाया। फिर 1492 में कोलंबस निकलता है, 1492 में वो भी भारत की खोज के लिए निकलता है, लेकिन कोलंबस के समय वो उसने डायरेक्शन गलत पकड़ लिया था। उसने इधर आने के बजाय वो इधर की दिशा पकड़ ली। अब वो गलती से अमेरिका पहुंच गया, और अमेरिका की खोज होगी। उस समय अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उनके काम में आ सके, वो भी हाइड ऑफ लॉफ हुआ। फाइनली 1498 में कोलंबस निकला। तो कोलंबस यही अफ्रीका का किनारा पकड़ता, अफ्रीका का किनारा पकड़ते पकड़ते यहाँ पर जो केप ऑफ गुड होप, जिसकी खोज बार्थोलोमेव डोमियास ने की थी, वहाँ तक पहुँचता है। और वहाँ से कुछ अरबी व्यापारियों का जो जहाजी बेड़ा था वो जा रहा था। तो वहीं पर एक अब्दुल मनीद नाम का दुभाषिया था, जो दोनों भाषाएं जानता था। उसी अब्दुल मनीद नाम के दुभाषिये ने उनको रास्ता बताया, और यही मुजाबिक चैनल से होते हुए उन्हीं अरबी व्यापारियों के पीछे पीछे उसी अब्दुल मनीद की सहायता से ये वास्को डी गामा 1498 में भारत में, यहाँ पर केरल में बिल्कुल पहुँचता है, ये पूरा अरेबियन सी। हालांकि जो अरबी थे उसका विरोध कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि भारत आए वास्को डी गामा, लेकिन फिर भी आना ही था उसको एक दिन। तो जब फाइनली वो 17 मई, 17 मई और 1498, तो जब वास्को डी गामा यहाँ पर पहुँचा, केरल में कालीकट एक जगह है, तो कालीकट में कब्बकटाऊ एक पोर्ट था, बंदरगाह था, वहाँ पर पहुँचा। और वहाँ के हिंदू शासकों, जिसमें जेमोरिन उपाधि होती थी उन लोगों की, तो जेमोरिन ने उसको वेलकम किया, उसका स्वागत किया, और फिर हिंदू राजाओं के सहयोग से उसने वहाँ पर व्यापार व्यवसाय किया। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें खरीद के वो लिया, और बहुत सारी चीज़ें वो खरीदा और ख़रीद के लेके गया वापस, और वापस ले जाके उसने यूरोप में उन चीज़ों को बेचा। तो जब उसने उन चीज़ों को बेचा, तो जो इसने वास्को डी गामा ने जो अपनी लागत लगाई थी, जो इसकी टोटल कॉस्ट आई थी, उसको अपनी लागत से 60 गुने से भी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। 60 गुना, 60 टाइम्स। तो जब उसको अपनी लागत का 60 गुने से भी ज़्यादा फ़ायदा हुआ, तो उसकी तो आंखें खुल गई कि यार इतना बड़ा फ़ायदा उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इंडिया से बिजनेस करने में इतना फ़ायदा हो सकता है। 2-4 गुना नहीं, पूरा 60 गुना। दोबारा पलट के वो फिर आया। एक्चुअली वास्को डी गामा एक बार नहीं 2 बार भारत आया था। पहली बार 1498 में आया, दूसरी बार वो 1502 में आया। और जब पहली बार ही जब वापस गया, इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ तो उसका देखा देखी,
और भी जो ट्रेडर्स थे और भी जो व्यापारी थे वो लोग आना शुरू किए। सन 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल उसका नाम था। तो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ये दूसरा पुर्तगाली था जो भारत पहुंचा 1500 में। फिर बाद में 1502 में वास्को डी गामा फिर आता है, फिर से वही फ़ायदे की कहानी। तो जब एक दो को फ़ायदा होना शुरू हुआ तो धीरे धीरे इन पुर्तगालियों ने अपना अड्डा बनाना शुरू किया। भारत से अपना जो ट्रेड था, अपना व्यापार था, बिल्कुल कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। फिर बाद में जब व्यापारिक इनका जो केंद्र भारत में बढ़ने लगा, धीरे धीरे इन्होंने अपने अड्डे बढ़ाने लगे, अपने फैक्ट्रियां बनाने लगे, फैक्ट्रियों के आसपास लोगों को रखना शुरू किया और अपने लोगों को, यानी जब जहाज़ें वापस चली जाती थी उनके कुछ लोग यहाँ पर रह जाते थे, तो वही लोग फैक्ट्री बनाते थे और साल भर सामान उन फैक्ट्रियों में इकट्ठा करते थे। जब जहाज़ें आती थी जहाज़ों पर लाद के भेज दिया जाता था। तो धीरे धीरे पुर्तगालियों ने अपना एम्पायर, अपना साम्राज्य भारत में बढ़ाना शुरू कर दिया। तो जब भारत में इनका साम्राज्य बढ़ने लगा तब इन्होंने भारत में अपना गवर्नर अपॉइंट किया और इनका इंडिया में जो पहला गवर्नर बना उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इनका पहला जो गवर्नर बना, उसका जो टाइम पीरियड था 1505 से लेके 1509 तक। अब ये जो अल्मीडा था, इसने पुर्तगालियों को भारत में एक नौसैनिक शक्ति, एक नेवल पावर के रूप में इस्टेब्लिश किया। क्योंकि आपको पता था पुर्तगालियों के बहुत सारे अरबी व्यापारी थे, कुछ तुर्क व्यापारी थे, इजिप्टियन लोग थे, इवन गुजरात के ट्रेडर्स भी इन पुर्तगालियों का विरोध कर रहे थे। तो बाकायदा जो शक्तियाँ थी एशिया की, जिसमें टर्की, गुजरात, इजिप्ट और बाकी कुछ व्यापारी थे, इन लोगों ने बाकायदा पुर्तगालियों से युद्ध भी लड़ा। लेकिन पुर्तगाली उस समय अपनी नौसैनिक शक्ति इतनी बढ़ा चुके थे कि उन सबको हरा के और द्वीप पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया। यानी पुर्तगालियों को जब द्वीप मिला तो इस क्षेत्र में पुर्तगालियों की जो धमक थी, जो धौंस थी, वो बढ़ गई। और पुर्तगाली जो था, ये जो हमारा अरबियन सी था, अरब सागर की एक बड़ी शक्ति बनता है। इसके बाद पुर्तगालियों का जो दूसरा गवर्नर आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। जब अल्बुकर्क आया 1509 to 1529, अब इस अल्बुकर्क को वास्तव में माना जाता है कि ये भारत में फ्रांसीसी शक्ति का वास्तविक संस्थापक था, रियल फाउंडर यही माना जाता है। इसी ने 1510 यानी 1510 में बीजापुर के आदिल शाहियों से, यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। तो गोवा जो था पुर्तगालियों के कब्जे में, जो 1510 में आया, और किससे छीना था? बीजापुर के आदिल शाही वंश इन सबों ने छीना था। तो जो 1510 में गोवा इन सबों के कब्जे में आया, जो 1961 तक रहा, 1961 तक, यानी 1510 से लेकर 1961, 400 सालों तक गोवा पर पुर्तगालियों ने राज किया। तभी वही 1510 से गोवा जो था वो पुर्तगालियों के अंडर में आया और वही लंबे समय तक चलता रहा। और उसी फिर बाद में इसी गोवा को इन लोगों ने अपना केंद्र बना दिया। बाद में 1511 में इस अल्बुकर्क ने क्या किया कि धीरे धीरे होर्मुज पर, मलक्का पर और बाकी द्वीपों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इसी ने अपने जो लोग थे पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों को भारत में बसाना शुरू किया। अपने लोगों को कहा कि भाई यहाँ पर जो बस रहे हैं, बसने के बाद वो लोग यहाँ पर शादी विवाह करें, यहीं की औरतों से शादी करें, और यहाँ पर चर्च वगैरह उसने बनवाने शुरू कर दिए और लोगों को ईसाई बनाना भी शुरू कर दिया। तो और भारतीयों को अपनी सेना में भर्ती भी किया। इसी ने भारतीयों को अपनी सेना में अपॉइंट करना भी शुरू कर दिया था। ठीक, तो धीरे धीरे अपने भारत अपना कंट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया। इसके बाद अगला जो गवर्नर इनका आया, नीनो डी कुन्हा जो था 1529 से 38 तक इसका टाइम पीरियड रहा। नीनो डी कुन्हा की जो सबसे खास बात थी कि इसने क्या किया, 1530 में 1530 में गोवा को अपना कैपिटल बना दिया इसने। तो 1510 में गोवा इनके कब्जे में आ चुका था। 1530 से गोवा जो था वो पुर्तगालियों की राजधानी बन गया और अब पुर्तगाली जो थे गोवा को ही केंद्र बना के अपना शासन कर रहे थे। फिर इसके बाद धीरे धीरे करके भारत के बाकी शहरों में भी चौल था, तो द्वीप था, तो सालसेट था, तो बेनिन था, तो बम्बई था, धीरे धीरे करके इन चीज़ों पर अपना अधिकार करना शुरू किया, अपना व्यापार करना शुरू कर दिया। ठीक, और इन्होंने इतना ज़्यादा यहाँ पर अपना जो कंट्रोल बढ़ा लिया था अरबियन सी में कि कोई भी जहाज़ें बिना इनकी परमिशन से आ जा नहीं सकते थे। इसको कार्टेज अर्मेडा जो सिस्टम कहा जाता था। तो इस कार्टेज सिस्टम में क्या करते थे, कोई भी जहाज़ें जब अरबियन सी से गुजरती थी
तो उनको इन पुर्तगालियों से परमिशन लेनी होती थी। एक तरीके से टोल टैक्स वसूलते थे कि जब तक हमसे परमिशन नहीं लोगे वो अरब सी से पार नहीं करने देते। कोई भी ताकत थी। इवन जब पुर्तगाली भारत में आए तो ज़मीन पर उस समय मुग़लों का आधिपत्य था। मुग़ल दुनिया की सबसे बड़ी ताकत उस समय थी। और अकबर जब मुग़ल साम्राज्य अपने चरम पर था, अकबर जब मुग़ल बादशाह था, तो एक बार उसको अरब से अपने पर्सनल यूज के लिए, व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए कुछ सामान मंगाने थी। तो मुग़लों की जहाज़ों को भी पुर्तगालियों ने रोका था और उनसे टैक्स वसूला था, बिना काटे से उसको जाने नहीं दिए थे। तो ये पुर्तगालियों का कंट्रोल था। और इन्हीं पुर्तगालियों ने भारत में बहुत सारे अच्छे बुरे काम किए। अच्छे बुरे काम का मतलब है कि इन पुर्तगालियों के कारण ही सबसे पहले भारत में आया प्रिंटिंग प्रेस। जो प्रिंटिंग प्रेस है, जो छपाई का कारखाना होता है, तो प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले पुर्तगाली भारत में लेके आए थे। और गोवा से ही पहले किताब जो प्रिंटेड, जो छपी हुई किताब मानी जाती है, सबसे पहले गोवा से ही प्रिंट हुई। तो ये पुर्तगालियों ने ही उसको प्रिंट करना शुरू किया था। इसके अलावा शिप बिल्डिंग, तंबाकू की जो खेती थी भारत में, पुर्तगालियों के ही सौजन्य से शुरू हुई थी। ये तंबाकू की आदत पुर्तगालियों ने ही लगाई। इसके अलावा जलयान निर्माण या शिप बिल्डिंग का जो काम था, ये भी पुर्तगालियों ने शुरू किया। और भी बहुत सारे फल और सब्जियाँ थी जो पुर्तगालियों के माध्यम से भारत तक पहुँची, जिसमें सबसे प्रमुख ये हम लोग देखते हैं कॉफ़ी का पौधा पुर्तगाली ही भारत में ब्राज़ील से लेके आए थे और इसको सबसे पहले कर्नाटक के बाबूदन की पहाड़ियों पर लगाया गया था। इसके अलावा मक्का, आलू, अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली यानी ग्राउंडनट, इसके अलावा शकरकंद, लीची, जो मुजफ्फरपुर में लीची आती है, लीची की खेती भारत में पुर्तगालियों ने शुरू की थी। लीची के अलावा संतरा, ऑरेंज, ये सब पुर्तगालियों की देन थी। तो ये सारी चीज़ें लेके एक और व्यवस्था भारत में पुर्तगालियों ने शुरू की। ये जो अपहरण होता है, किडनैपिंग का जो सिस्टम भारत में था, तो पहले जो किडनैपिंग होती थी वो केवल थ्रेट के लिए, डराने के लिए, भगाने के लिए इस्तेमाल होती थी। किडनैपिंग को भी एक बिजनेस आइडिया के रूप में भारत में डेवलप किया पुर्तगालियों ने। वो क्या करते थे, लोगों को पकड़ के लेके भाग जाते थे, किडनैप कर लेते थे, फिर पैसा लोग छोड़ते थे। तो किडनैपिंग को भी एज ए बिजनेस आइडिया भारत में जो डेवलप किया, ये पुर्तगालियों ने किया था। तो पुर्तगालियों के बहुत सारे अच्छे बुरे काम थे भारत में। इनका भारत में प्रभुत्व बाद में कम हो गया, क्योंकि बाकी यूरोपीय कंपनियां थी, डच वगैरह भी भारत में आ रहे थे, तो डचों का मुकाबला पुर्तगाली नहीं कर पाए। और दूसरा, उस समय साउथ अमेरिका में ब्राज़ील की खोज हो चुकी थी। साउथ अमेरिका की खोज हो चुकी थी, ब्राज़ील एक बहुत विस्तृत एरिया था और ज़्यादा नज़दीक भी पड़ता था। तो पुर्तगालियों का इंटरेस्ट बाद में भारत की बजाय ब्राज़ील पर शिफ्ट हो गया। उन्होंने ब्राज़ील पर अपना फोकस किया। तो उनके जो भारत में जो प्रभुत्व नहीं बढ़ सका बाद में, वो डचों का आगमन और उधर ब्राज़ील की खोज होना। तो ब्राज़ील के बाद फिर पुर्तगालियों का सारा ध्यान यहाँ पर शिफ्ट हो गया और जो 3-4 अड्डे थे, गोवा, दमन दीप, यही सब बस ये रहे। ज़्यादा फिर उन्होंने भारत पर अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश नहीं की। पुर्तगालियों के बाद दूसरी भारत में जो शक्ति थी वो थी डचों की। डच यूरोपियों में दूसरे नंबर पर थे जो भारत आए। डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासियों को कहा जाता है। और सबसे पहले 1602 में इन डचों की जो कंपनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका निर्माण हुआ था। और 1605 में ये डच भारत आ चुके थे और मसूलीपट्टनम में डचों की पहली फैक्ट्री लगी थी। तो डचों की पहली फैक्ट्री भारत में कब लगी? 1605 में। तो यहीं पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई। फिर 1610 में पुलिकट, फिर चिंसुरा 1653 में इन्होंने बनाया। और चिंसुरा जो था वो डचों का सबसे बड़ा अड्डा बना और यही चिंसुरा इकलौता था जहाँ पर इन्होंने फोर्टिफिकेशन किया, अपना किलेबंदी वगैरह की। डचों का जो मेन बिजनेस था, मुख्य व्यापार था भारत की तरफ से। वो लोग नील, जो इंडिगो होता है, नील की खेती, शोरा, बारूद वगैरह बनाने के लिए शोरा का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा कॉटन क्लोथ, सबसे ज़्यादा जो डचों ने ध्यान दिया कॉटन क्लोथ पर। और इसी कॉटन यानी सूती वस्त्र के जो डचों ने बिजनेस किया, इसी के बाद से भारत सूती यानी वस्त्रों के लिए जो कपास था, कॉटन था, कॉटन का एक्सपोर्ट करने का एक केंद्र बना। तो जो कॉटन का बिजनेस यानी कपास का बिजनेस भारत से जो बड़े पैमाने से शुरू किया था, वो डचों ने ही शुरू किया, जिसको फिर बाद में अंग्रेजों ने कॉपी की। तो अंग्रेजों ने बाद में कॉपी की, लेकिन शुरुआत डचों ने किया था। तो भारत को सूती वस्त्र का केंद्र बनाने वाले जो थे वो डच थे। इन डचों में नौसैनिक शक्ति तो थी, इन्हीं डचों ने पुर्तगालियों को हराया था। लेकिन अंग्रेजों से जब इनका मुकाबला हुआ तो ब्रिटिशर्स का मुकाबला डच नहीं कर पाए और अंग्रेजों के आने के बाद इनकी हालत खस्ता हो गई। और दूसरा, डचों का जो ज़्यादा फोकस था वो इंडोनेशिया पर था। इंडोनेशिया से मसाले का व्यापार बड़ा ज़बरदस्त होता था और इंडोनेशिया में भारत की तरीके से उतनी राजनीति भी नहीं थी। तो डचों का जो झुकाव था वो इंडोनेशिया की तरफ ज़्यादा था।
हालांकि भारत में भी कुछ हाथ पांव मारने की कोशिश की गई, लेकिन फिर अंग्रेज़ों ने एक लड़ाई लड़ी थी 1759 बैटल ऑफ बेदरा। इस बेदरा की लड़ाई में जो 1759 में लड़ी गई अंग्रेज़ों और डचों के बीच, इसी बेदरा की लड़ाई के बाद डच जो थे वो भारत की राजनीतिक रूप से भारत में अपने आप को ख़त्म कर देते, बस नाम मात्र के थोड़े बहुत रह गए थे। तो बेदरा की लड़ाई से अंग्रेज़ों ने इनको परास्त कर दिया। तो डचों ने पुर्तगालियों को जरूर हराया, बेदखल किया भारत से, लेकिन अंग्रेज़ों ने इनको बेदखल कर दिया। ठीक, चलिए। डचों के बाद एक और यूरोपीय शक्ति थी डेन जो थे, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी जो स्थापना हुई थी 1616 में। जो डेन थे इनकी जो कंपनी बनी थी कब, 1616 में डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और इन्होंने सबसे पहले 1620 में ट्रेंकोबार जो था तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु के ट्रेंकोबार में 1620 में सबसे पहले अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। फिर 1676 में श्रीरामपुर बंगाल में पड़ता है, वहाँ पर अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की, लेकिन बाद में फिर ये बिजनेस में चल नहीं पाया। और फिर 1845 यानी 1845 में ये डेनों ने अपनी सारी फैक्ट्री अंग्रेज़ों को बेच दी, ब्रिटिश को। यानी जो भी इनका भारत का व्यापार था वो डेन ने किसको दे दिया, अंग्रेज़ों को बेच दिया। और भारत की राजनीति से वो दूर चले गए, क्योंकि भारत में उनका टिकना उनके लिए संभव नहीं हो रहा था। तो अंग्रेज़ों ने इनकी सारी संपत्ति 1845 में खरीद ली। ठीक, फिर डेन के बाद अगली जो भारत की जो प्रमुख शक्ति थी वो थी फ्रांसीसियों की। अब हालांकि अंग्रेज पहले आ गए थे, लेकिन अंग्रेज़ों के बारे में हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ों का जब हिस्ट्री देखेंगे तो अंग्रेज़ों के साथ साथ हम लोग बिल्कुल फ्रीडम स्ट्रगल तक कंटिन्यू करेंगे। तो अंग्रेज हालांकि पहले आए थे, लेकिन अंग्रेज़ों के बारे में थोड़ा सा हम लोग सबसे लास्ट में देखते हैं। हम लोग बात करेंगे फ्रांसीसियों की। फ्रेंच, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी जो स्थापना हुई थी बहुत बड़े पैमाने पर हुई थी। फ्रांस का जो सबसे बड़ा डिक्टेटर माना जाता है लुई 14वां, तो इसी लुई 14वें का एक फिनिश मिनिस्टर था कोलबर्ट ने इस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का आइडिया दिया था। और उसी कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 में इसी फ्रांस की सरकार ने इस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करवाई और भारत में इन फ्रांसीसी कंपनी को भेजा कि ये लोग बिजनेस करें। तो जो फ्रांसीसी कंपनी थी वो सरकारी कंपनी थी, सरकार ने इनको बनाया था। फिर फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में सबसे पहले फ्रांसीसियों का जो मिशन था वो भारत पहुंचा और सबसे पहले 1668 में फ्रांसीसियों ने सूरत में अपनी पहली बस्ती या कह लीजिए पहली जो है कि व्यापारी फैक्ट्री थी उसको स्थापित की। फिर बाद में 1669 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्टैब्लिश की। फिर 1673 में फ्रैंक मार्टिन नाम का इनका अफसर था। इस फ्रैंक मार्टिन ने पुदुचेरी नामक एक गांव था उसकी जो जमींदारी हासिल की और वही फ्रैंक मार्टिन ने उस पुदुचेरी की स्थापना की जिसको आज क्या कहा जाता है, पौंडीचेरी कहा जाता है। पौंडीचेरी का नाम तो फिर से पुदुचेरी हो गया। तो जो पौंडीचेरी था ये फ्रांसीसियों ने 1673 में लिया था, छोटा सा गाँव था। फिर इसी को डेवलप किया और इसको बाद में फिर अपनी बड़ी फैक्ट्री और बड़े अड्डे के रूप में इस्टेब्लिश किया। तो पुडुचेरी का फाउंडर कौन था, फ्रैंक मार्टिन, वो फ्रांसीसी था। फिर बाद में धीरे धीरे फ्रांसीसियों ने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। 1690-92 के बीच में इन्होंने बंगाल में चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया। फिर 1701 में पौंडीचेरी को बड़ी बस्ती के रूप में डेवलप किया। फिर 1721 में मॉरिशस, 1724 में माहे, फिर 1739 में करिकल। तो धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाने लगे। तो 1739-40 तक जब करिकल वगैरह पे इनका अधिकार हो गया तब फ्रांसीसियों के मन में एक चेष्टा उत्पन्न हुई कि अब हम भी भारत पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और फ्रांसीसियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग गई। यानी अब फ्रांसीसी भारत में बिजनेस की बजाय भारत की राजनीति में रुचि लेने लगे। अब उसी समय अंग्रेज भी जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी भारत की राजनीति में रुचि ले रही थी। अब दोनों कंपनियां लगभग बराबर की स्थिति में थी। अब उस समय दक्षिण में ही इन सबों का झगड़ा चल रहा था क्योंकि कंपनियां शुरुआती दौर में व्यापार करने साउथ में ही आई थी। तो साउथ का ये जो कर्नाटक वाला रीजन था, जो कोरोमंडल तट का जो क्षेत्र था, तो उसी कर्नाटक के रीजन में प्रभुसत्ता को लेकर वही मद्रास और पुडुचेरी के आसपास का कर्नाटक के नवाबी को लेकर उन्होंने अपना अधिकार जमाने की कोशिश करनी शुरू कर दी। उसी समय सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए,
यूरोप में भी जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की बड़ी तनातनी चल रही थी, उधर यूरोप में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध शुरू हुआ, सक्सेशन वॉर ऑफ ऑस्ट्रिया। वहाँ पर मरिया थेरेसा को रानी बनाना था। तो जब ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध शुरू हुआ तो वो ब्रिटेन, हालांकि था वो ऑस्ट्रिया का, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस उसमें मुख्य भागीदार के रूप में उभरते हैं। तो जब ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार उधर यूरोप में शुरू होता है तो उसी का देखा देखी भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में इसी कर्नाटक के किनारे को लेकर भिड़ना शुरू कर देते हैं और यही पृष्ठभूमि तैयार होती है भारत में कर्नाटक वॉर की। तो कर्नाटक जो युद्ध थे वो हालांकि लड़े गए भारत की धरती पर, लेकिन मेनली ये लड़े गए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। 3 कर्नाटक वॉर लड़े गए थे। जो फर्स्ट कर्नाटक वॉर था, प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये लड़ा गया 1746 टू 1748 तक। अभी जो पहला कर्नाटक वॉर था, फर्स्ट कर्नाटक वॉर, ये क्यों शुरू हुआ था, इसका रीज़न क्या था? ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, ऑस्ट्रिया यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में समझ लीजिएगा, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध इसका रीज़न था। और इसी चक्कर में ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनियां जब अंग्रेज इंग्लैंड और फ्रांस में लड़ाई शुरू होती है, यहाँ पर इन सबों ने आपस में लड़ाई शुरू कर दी। तो इसी में जो सबसे और भारतीय शक्तियों ने भी इसमें भाग लिया। तो इसी में फ्रांसीसियों ने एक लड़ाई लड़ी थी, सेंट टोमे का युद्ध 1748। तो जो 1748 का सेंट टोमे का युद्ध था वो फ्रांसीसियों और कर्नाटक के नवाब जो थे, वो नवाब अनवरुद्दीन के बीच हुआ था। अब ये सेंट टोमे की लड़ाई जो थी वो भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली लड़ाई थी, क्योंकि एक जो सेंट टोमे की लड़ाई में एक तरफ था कैप्टन पैराडाइज, वो फ्रांसीसी था। तो कैप्टन पैराडाइज के पास 230 यूरोपीय सैनिक और प्लस 700 भारतीय सैनिक, यानी टोटल इसके कितने हो गए? 930 सैनिक कैप्टन पैराडाइज के पास टोटल थे। अब यही 930 सैनिकों को लेकर कैप्टन पैराडाइज भिड़ता है नवाब अनवरुद्दीन की सेना से। अब ये जो नवाब अनवरुद्दीन की सेना से वो भिड़ता है, इसमें नवाब अनवरुद्दीन की सेना में लगभग 10,000 की फौज थी और इसका नेतृत्व कर रहा था महफूज खान। लड़ाई होती है सेंट टोमे की और इस 930 की सेना ने, जो कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में लड़ी गई थी, 10,000 की सेना को बहुत आराम से, मतलब नहीं कहते कि बिल्कुल टेंशन नहीं था, बहुत आराम से दौड़ा के मारा उन सबों को और भगा दिया। 930 लोगों ने, जिसमें 230 ही यूरोपीय थे, 700 भारतीय थे। जब इन सबों ने मिलकर 10,000 की नवाब अनवरुद्दीन की सेना को हराया, तभी से यूरोपियों का मनोबल बढ़ गया। अब तक भारतीयों को लगता था कि जमीन पर हम लोग मजबूत हैं, यूरोपीय शक्तियां केवल पानी पर मौजूद होती हैं, लेकिन जमीन पर इस फ्रांसीसियों ने दिखा दिया कि नहीं, हम ताकत हैं। और यहीं से इन यूरोपियों की जो लिप्सा थी वो जागी और उनको लगा कि अब भारत पर कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जो शक्तियां थी, भारतीय जो राजे महाराजे थे, वो पुराने ज़माने, मध्यकालीन ज़माने में पलट रहे थे। वो अभी भी घोड़ों पर और तुर्की तीरंदाजों पर निर्भर हुआ करते थे, जबकि अब तोपों और बंदूकों का ज़माना था। तो इसी ने घुड़सवार सेना के वैल्यू को, पहले घुड़सवारों की वैल्यू बहुत होती थी मध्यकाल में, तुर्कों के काल में, मुगल काल में, लेकिन अब अंग्रेजों ने तोपों का बहुत बखूबी, तोपों और बंदूकों का बखूबी इस्तेमाल शुरू कर दिया था। ये आधुनिक सेना थी। तो इसी ने साबित कर दिया कि भारतीय लोग युद्ध तकनीकी के मामले में पिछड़े हुए थे। और इसी सेंट टोमे की लड़ाई के बाद इनका अंग्रेजों और फ्रांसीसियों दोनों का मूड बदला और इन सबों ने हावी होना शुरू कर दिया था भारतीय शक्तियों का। तो इसीलिए 1748 की सेंट टोमे की लड़ाई का बड़ा महत्व है हमारे इतिहास में। खैर, लड़ाई इधर ब्रिटिश, फ्रांस और भारतीय शक्तियों के बीच लड़ती रही। फाइनली भारत में समझो अंत होता भी नहीं हुआ। ये कि यूरोप में 1748 में वहाँ पर जो था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध, वो समाप्त हो गया था। जब वहाँ पर ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हुआ तो यूरोप में 1748 में एक्स-ला-शापेल की संधि होती है, द ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-शापेल। तो उसी एक्स-ला-शापेल की संधि से भारत में भी फर्स्ट जो कर्नाटक वॉर था वो समाप्त होता है। फिर से जो जीते गए क्षेत्र थे मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल गए। इस लड़ाई में हालांकि पलड़ा फ्रांसीसियों का भारी था, अंग्रेज हल्के में थे, लेकिन फिर भी मामला ये बराबरी पर छूटा था। इसके बाद फिर जो सेकेंड कर्नाटक वॉर था, दूसरा कर्नाटक वॉर शुरू हुआ। जो सेकेंड कर्नाटक वॉर था ये शुरू हुआ 1749 टू 1754 तक। ज़्यादा समय तक शांति नहीं बची।
और इस बार जो कारण था वो भारत नहीं था, भारत में ही कर्नाटक का जो उत्तराधिकार था उसी को लेकर जंग छिड़ी। तो उसमें एक तरफ मुजफ्फर जंग था, चांदा साहब थे, उसका साथ दिया डुप्ले ने, और दूसरी तरफ अंग्रेज़ थे, और इन्हीं दोनों में लड़ाई होती है। इन्हीं दूसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ था, इस सेकंड कर्नाटक युद्ध में नायक बन के उभरा क्लाइव। क्लाइव एक छोटे से क्लर्क के रूप में ब्रिटिश फौज में भर्ती हुआ था, और यहीं पर नवाब की सेना को पराजित करने के लिए क्लाइव ने आरकाट का घेरा डाला और बहुत बहादुरी और डिप्लोमेसी का परिचय दिया। और इसी सेकेंड जो कर्नाटक वॉर हुआ था, दूसरा कर्नाटक युद्ध, यहीं से क्लाइव का उत्थान शुरू होता है और नवाब अनवरुद्दीन की हत्या की जाती है। और इसी लड़ाई के दौरान जो फ्रांस की सरकार थी वो डुप्ले से नाराज़ हो जाती है। डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया जाता है, और डुप्ले को वापस फ्रांस बुला के नया गवर्नर भेजा जाता है गोडेहू को। तो जब गोडेहू आता है तो गोडेहू आते ही 1755 में उसने पौंडीचेरी की संधि कर ली, और पौंडीचेरी की संधि से दूसरा जो कर्नाटक वॉर था वो समाप्त हो गया। तो यहाँ पर गोडेहू की थोड़ी गलती थी, डुप्ले का रहता तो शायद और अच्छी स्थिति होती फ्रांसीसियों की, लेकिन दूसरा मुकाबला भी लगभग बराबर था। हालांकि पहले वाले में जैसे बताया कि फ्रेंच भारी पड़े थे, दूसरे वाले में अंग्रेज भारी पड़े थे। इसके बाद अब ये भी पौंडीचेरी की जो संधि थी भारत में हुई थी वो बिल्कुल टेम्पररी थी, जल्दी ही कभी भी विस्फोट हो सकता था, और विस्फोट हुआ ये कि यूरोप में शुरू हो गया द 7th ईयर्स वॉर, सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध का टाइम पीरियड जो था 1756 टू 1763, 7 साल, 4 साल इधर 3। तो यूरोप में शुरू हो गया द 7th ईयर्स वॉर, सप्तवर्षीय युद्ध। और सप्तवर्षीय युद्ध के ही बैकग्राउंड में भारत में यहाँ पर थर्ड कर्नाटक वॉर शुरू होता है, तीसरा कर्नाटक युद्ध शुरू होता है। इस तीसरे कर्नाटक युद्ध में जो सबसे जोरदार लड़ाई लड़ी गई थी वो था वांडीवाश का युद्ध। जो बैटल ऑफ वांडीवाश था ये 22 जनवरी 1760 को हुआ था, 22 जनवरी 1760, बैटल ऑफ वांडीवाश। इस वांडीवाश की लड़ाई में अंग्रेज और फ्रांसीसी बिल्कुल आमने सामने, ये सीधी टक्कर थी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की। इसमें अंग्रेजों की तरफ से आयरकुट ने हिस्सा लिया था और फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट डी लाली ने हिस्सा लिया था। और इसी वांडीवाश की लड़ाई में आयरकुट ने काउंट डी लाली को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया। और यही वांडीवाश की लड़ाई, कहा जाता है कि इस वांडीवाश के युद्ध ने उस महान भवन को ढा दिया जिस भवन की जो नींव थी वो डुप्ले ने बनाई थी। यानी इसी वांडीवाश की लड़ाई ने भारत से फ्रांसीसियों के भाग्य का अंत कर दिया। यानी काउंट डी लाली जो पराजित होता है, आयरकुट ने उसको हराया, तो भारत से फ्रांसीसियों के भाग्य का अंत हो जाता है। अब फ्रांसीसी इसी वांडीवाश की लड़ाई के बाद केवल भारत में एक व्यापारिक शक्ति के रूप में रह जाते हैं। फाइनली यूरोप में 1763 में पेरिस की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ पेरिस, और इसी पेरिस की संधि के साथ तीसरा जो कर्नाटक वॉर था वो खत्म होता है। और इसी तीसरे कर्नाटक वॉर के खत्म होने के साथ भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता का दौर शुरू हो जाता है, क्योंकि 1763 तक आते 1757-88 की लड़ाई में बंगाल पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो रहा था, जिसके बाद उधर 1761 में मराठे हार चुके थे पानीपत की लड़ाई में, और इधर वांडीवाश की लड़ाई में ये फ्रांसीसियों को दूर करके अब भारत पर अकेले स्वामी बनने की कोशिश कर रहे थे अंग्रेज। तो यहाँ पर ये जो तीनों कर्नाटक युद्ध हुए, इसने फ्रांस के भाग्य के जो फ्रांसीसी थे उनके भारत में भाग्य के साथ फैसला करने के साथ साथ भारत के भाग्य का भी फैसला हुआ कि अब भारत पर शासन करने वाले हैं अंग्रेज। अब अंग्रेजों ने भारत पर कैसे शासन किया और कैसे उनकी शुरुआत होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी किन परिस्थितियों में आई, कैसे कैसे भारत में बिजनेस किया, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में यानी अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। अगले वीडियो में हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके भारत पर कंट्रोल के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।